हेलो दोस्तों, स्टडी विद आंचल में आप सबका स्वागत है। और हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी की क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी पहले भी हिंदी क्लासेस आ चुकी हैं और हम अब तक व्याकरण के भाग पर पहुंच चुके हैं। टाइम वेस्ट करना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलो, तो हम कहाँ पे थे? हमने व्याकरण के 3 भाग पढ़ लिए थे। व्याकरण के कौन कौन से भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। दोस्तों, हमने जान लिया था कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 अंग हैं व्याकरण के: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो जो समग्र व्याकरण का एक तरीके से समग्र व्याकरण इन तीनों भागों में ही समाहित है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। आज हम जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि भाषा का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। तो भाषा की जो वर्ण है वो कहाँ से आया है? भाषा का जो शब्द वाक्य है, वाक्य किससे बनता है? वाक्य किससे बनता है? वाक्य बना है शब्द से। वाक्य किसके योग से बना है? वाक्य बना है शब्द के योग से। और शब्द किसके योग से बना है? शब्द बना है वर्णों के योग से। तो अब हमारा आता है वर्ण कहाँ से आता है? वाक्य शब्द के योग से बना है और शब्द वर्णों के योग से बना है। तो ये वर्ण कहाँ से आए हैं? ये वर्ण कहाँ से आया है? तो वर्ण क्या है? जो भी हम उच्चारित करते हैं ध्वनि, जो भी हम ध्वनि उच्चारित करते हैं उसका लिखित रूप जो है वर्ण है। जैसे कि अगर हमने ध्वनि जो उच्चारित की है, क्या? जैसे कि हमने बोला पै, तो जब तक मैंने बोला पै तब तक ये ध्वनि है। और जब मैंने इसको लिख दिया, जैसे ही मैंने इसको लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। जब तक हमने इसको बोला, जब तक इसको उच्चारित किया तब तक ये ध्वनि है। और जब इसको हमने लिख दिया तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो यहाँ से क्या बन के आया है हमारा? यहाँ से ये हुआ है कि जो भी हमारे वर्ण हैं ये क्या है? हमारी जो मौखिक इकाई है, जो हमारी ध्वनि है, उसका लिखित रूप, ध्वनि का जो लिखित रूप है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो अगर हमारे पास अब क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? मौखिक इकाई, अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के बारे में पूछा जाए तो वो होगी हमारी ध्वनि। तो वो क्या होगी दोस्तों? ध्वनि। तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। व्याकरण के हमने 3 भाग, 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार।
तो क्या है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो तो वर्ण है, लेकिन अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो वो हमारी हमेशा ध्वनि होगी। क्या होगी? ध्वनि। तो वर्ण की अगर हम परिभाषा कहें तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी? तो वर्ण की परिभाषा हमारी यह होगी कि भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है उसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है उसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। अब तक हमारे दोस्तों 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। सबसे पहला यह है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो उसमें हमारा हमेशा ध्वनि आएगा। और अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो इसका हमारा जवाब होगा वर्ण। अगर लिखित इकाई पूछे तब भी वर्ण बनेगा, और अगर केवल इकाई पूछे तो भी वर्ण पड़ेगा। लेकिन अगर यह पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब हमारा आंसर ध्वनि हो जाएगा। और उसमें हमारे क्या दिया रहेगा? हमारे उसमें वर्ण भी दिया होगा, ध्वनि भी दिया होगा, शब्द भी दिया होगा। तो हमें क्वेश्चन के बेस पे जाना है कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे अगर मौखिक इकाई पूछा गया है तो उसका हमेशा जो जवाब होगा वो ध्वनि होगा। और एक और क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पे कि अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब तक हम क्या कह रहे थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो वर्ण है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, और अगर मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि है। लेकिन क्वेश्चन में जो हमारे एग्जामिनर होते हैं क्वेश्चन में फेर बदल कर देते हैं। वो यह भी पूछ सकते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पे क्या आ गया? अर्थ। दोस्तों, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, और जब तक चाहे वो पै हो, चाहे वो कै हो, चाहे वो चै हो, जब तक इनका अर्थ नहीं होगा तब तक हमारी ये भाषा की तो सबसे छोटी इकाई रहेगी, लेकिन अर्थ के आधार पर नहीं रहेगी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी भाषा की? तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी शब्द। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार का और बनता है कि भाव और भावार्थ के आधार पर, यानी कि ये तो अर्थ के आधार पर हो गया भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, लेकिन जो एक भाव होता है, एक लाइन होती है ना, पूरी लाइन होती है, जो भाव और भावार्थ के आधार पर एक शब्द में कोई भी जो है भाव हमारा नहीं छुपा होता। भाव किसमें छुपा होगा? भाव और भावार्थ के अगर आधार पर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई मानेंगे, तो भाव और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वाक्य। भाव और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वाक्य। तो दोस्तों यहाँ हमने 5 कॉन्सेप्ट सीखे। पहला क्या है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। और अगर केवल यही हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमें हमेशा दोस्तों वर्ण लिखना है, तब हम ध्वनि नहीं लिखेंगे। भाषा की अगर अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी तो हमेशा शब्द आएगा, और अगर भाव और भावार्थ के आधार पर अगर छोटी इकाई पूछी जाएगी तो हमारा आंसर वाक्य होगा। तो मैं यहाँ पे
ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, कुछ आपका रह गया है, तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ण, हम आते हैं वर्ण पे। तो वर्ण जो हमारे हैं क्या है, वर्ण विचार में क्या आएगा? तो वर्ण विचार में क्या आता है? वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का जो ज्ञान है, उसका जो ज्ञान है वो हम वर्ण विचार में देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब लेते हैं वर्ण। तो वर्ण जो है हमारे दो भागों में है। वर्ण में क्या क्या है? एक तो वर्ण में आते हैं हमारे स्वर, और वर्ण में क्या आता है? व्यंजन। ये बात तो दोस्तों सबको पता होगी कि वर्ण में हमारे दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक में स्वर और एक में व्यंजन। तो अब स्वर क्या है और व्यंजन क्या है? स्वर क्या है और व्यंजन क्या है? तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले स्वर। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर को। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र बोल दिए जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र बोल दिए जाते हैं, उन्हें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब उन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता जो है नहीं लेनी पड़ती, वह स्वर होते हैं। चलो हम देखते हैं कैसे। जैसे कि शब्द है ए, ठीक है, शब्द है हमारे लिए ए, वर्ण जो है ए। अगर हम इसे बोले तो लास्ट तक क्या होगा? ए ही होगा, लास्ट तक भी हमारा ए ही आएगा। यानी कि ये स्वतंत्र बोल दिए गए हैं, इन्हें किसी बोलने के लिए किसी और अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ी। अगर हम इसे दूसरी तरीके से समझे तो हम इसे यह भी कह सकते हैं, वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय क्या जो हमारी प्राण वायु होती है वो बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर आती है। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय जो हमारे अंदर की प्राण वायु होती है वो बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर आती है, तो ऐसे वर्ण हमारे स्वर होते हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर हम बोलते हैं ए, तो ये हमारे अंदर से आ रहा है और लेकिन बिना किसी रुकावट के, ना हमारी कंठ, जीवा कहीं भी बिना रुके, हमारे तालव्य, हमारे ओष्ठ किसी भी बिना रुके वो सीधे ही बाहर आ रहा है। वो कहीं भी जो हमारे अंदर की प्राणवायु है वो कहीं भी नहीं टकरा रही है। तो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र बोल दिए जाते हैं, इन्हें जो स्वतंत्र बोल दिए जाते हैं, जब हम इन्हें उच्चारित करते हैं तो ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं, तो ये हमारे स्वर में आते हैं। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बताया था अभी मैंने, वो ये कि इन वर्णों को उच्चारित करते समय किसी भी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको स्वर के बारे में पता चल गया होगा। स्वर के बारे में और अच्छे से तब पता चलेगा जब हमारा व्यंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमारे स्वर में क्या है कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, जब हमारे अंदर की प्राणवायु जो बाहर आती है, जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी वर्ण बोलते हैं, तो क्या होता है कि उसके साथ एक हवा होती है, एक वायु होती है जो अंदर से बाहर आती है। ठीक है, तो ऐसे जो स्वर होते हैं जब हम उन्हें बोलेंगे अंदर से, तो क्या होगा? उन्हें बोलते हुए जब प्राणवायु जो बाहर आएगी वो कहीं भी नहीं टकराती है, तो वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है ये काफ़ी डीपली कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर आपको केवल ऊपर से यह जानना है तो ऊपर से केवल ये जान सकते हो कि ऐसे जो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र बोल दिए जाते हैं और उन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे वर्ण हमारे स्वर में आते हैं। अब हम व्यंजन का देखेंगे। तो व्यंजन में क्या है? वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते और इन्हें
उच्चारित करने के लिए हमें दूसरे वर्ण की, तो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते उन्हें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें बोलने के लिए, उन्हें उच्चारित करने के लिए हम जो है दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हमने शब्द, हमारा वर्ण है प, यह हमारा वर्ण है कै। अगर आप इसे देर तक उच्चारित करते रहेंगे कै, तो लास्ट में क्या हुआ, ए आ गया, यानी कि दूसरा आ गया वर्ण। तो जो जितने भी हमारे व्यंजन हैं वे बिना स्वर के अधूरे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यंजनों में हमेशा एक और वर्ण जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये कैसे वर्ण हुए, ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए, जिन्हें उच्चारित करने के लिए, जिन्हें लिखने के लिए क्या होता है, जिन्हें उच्चारित करने के लिए दूसरे अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। इसका दूसरा आप तरीका ये भी देख सकते हैं, दूसरे तरीके से हम यह भी बता सकते हैं कि इन्हें जब हम बोलते हैं, जब इन्हें बोलते हुए जो प्राणवायु होती है वो कहीं ना कहीं हमारे कंठ पर, हमारे तालव्य पर, हमारी जीवा पर या हमारे ओष्ठ पर टकरा के बाहर आती है। जैसे कि आपका, अगर हमने कहा च, तो जब हम च बोल रहे हैं तो हमारी जो जीवा है वो हमारे तालव्य से टकरा रही है, च। ठीक है, या फिर अगर हम बोलते हैं पै, तो हमारी जो अंदर से प्राणवायु आई है वो होठों पे टकरा कर बाहर निकल रही है। तो ऐसे जो वर्ण होंगे ये किस में जाएंगे, हमारे व्यंजन में जाएंगे। ठीक है, व्यंजन और स्वर का आप सबको पता चल गया होगा कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। चलो दोस्तों, एक बार शॉर्ट उसमें हम ये देख लेते हैं कि वर्ण में के दो भाग हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर में क्या है, स्वर में ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वे हमारे स्वर में आते हैं, और ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं, या ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए, जिनको उच्चारित करने के लिए दूसरे अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। चलो दोस्तों, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। स्वर, अब आते हैं हम, व्यंजन हम बाद में लेंगे, हम पहले क्लियर करते हैं अपना स्वर। ठीक है, तो दोस्तों स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं आप सभी को पता होगा। ये स्वर ही तो लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे स्वर कितने होते हैं, आप कहोगे 13, नहीं, स्वर होते हैं हमारे 11। स्वर हमारे 11 कैसे होते हैं, ए आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई री। ठीक है, लिखूं इन्हें, चलो लिख ही देते हैं। तो हमारे स्वर में क्या क्या है, ए आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वी, ए आई ओ औ। लेकिन हम इन दोनों को नहीं गिनेंगे, हम केवल यही तक स्वर मानते हैं। हम स्वर कितने मानते हैं, इसलिए आपने किताबों में देखा होगा कि लिखा होता है कि स्वर 11 है, लेकिन हम समझ नहीं पाते 11 है कैसे, है तो 13, हम तो ये भी पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, इन दोनों को हम स्वर में नहीं काउंट करते हैं। स्वर हमारे हमेशा 11 होते हैं, और इन दोनों को जो अंगहेय है और अनहेय हम पढ़ते हैं, इन दोनों को हम क्या मानते हैं, ये होते हैं हमारे अयोगवाह शब्द। यह हमारे अयोगवाह वर्ण में आते हैं। हमारे क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है कि अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। हमारे वर्णों में जो है, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें यह भी पूछ लिया जाता है, अगर वर्णों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि जो अयोगवाह वर्ण है इन्हें
कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण में हमारे कौन से आते हैं, अंग है और आने वाले, ये हमारे जो है अयोगवाह वर्ण में आते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अनुस्वर और विसर्ग। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अनुस्वर और विसर्ग। क्या बोलेंगे दोस्तों, अनुस्वर और इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे स्वर 11 होते हैं, जो ये दोनों हैं, इन्हें हम अयोगवाह शब्दों में आते हैं ये, और इन्हें अनुस्वर और विसर्ग बोला जाता है। लेकिन कहीं कहीं हमारे जो स्वर हैं वे 13 भी लिखे होते हैं। तो 13 कैसे हुए, आप कहोगे मैम कहीं कहीं तो 13 भी लिखे होते हैं, किताबों में भी हमने देखे हैं कि जो स्वर हैं वो 13 लिखे होते हैं, 11 की जगह 13 भी होते हैं। 13 भी जवाब आपका ठीक है, क्योंकि जो हमारी मूल भाषा है, हमें हमेशा जो प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, जो प्रश्न आते हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखना होता है, क्योंकि ये प्रश्नों में ही हेरफेर किए होते हैं। अगर आता है कि हमारे स्वर कितने हैं तो 11 हैं, लेकिन अगर ये आया कि मूल भाषा में स्वर कितने हैं, अगर हमारे आता है कि मूल भाषा में स्वर कितने हैं, तो मूल भाषा में हमेशा स्वर हमारे कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो अब आप सोचोगे क्या हमने इन दोनों को काउंट कर लिया मूल भाषा में, नहीं, मूल भाषा में इन दोनों को नहीं गिना जाता। मूल भाषा में आपका एक री होता है, एक री होता है और एक होता है री। एक तो होता है री, जैसे हमारे में एक होता है हमारे यहाँ, तो इसमें क्या होता है 2, री के नीचे री होता है, री होता है और एक होता है री। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये तो सब जानते हैं, इसलिए एग्जामिनर ये नहीं पूछता है। ये चीजें जो हैं अभी बहुत कम जानते हैं, तो इसलिए इन चीजों में से हमारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि ये पूछेगा कि मूल भाषा में जो स्वर हैं वे कितने होते हैं, या फिर कौन से 2 स्वर हैं जो मूल भाषा में भी आते हैं, वे आते हैं हमारे एक तो ये और एक ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे कि हमने सुना होगा अक्षर। अक्षर तो हम सबने सुना होगा, हम कह देते हैं ये एक अक्षर है ना, ऐसे ही तो बोल देते हैं कि ये एक अक्षर है। तो इस चीज में एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सभी वर्ण अक्षर होते हैं। जितने भी हमारे पास वर्ण हैं ये सब क्या है, ये सब अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। वो कैसे, कि अक्षर का मतलब जो होता है जिसका एक रूप दे दिया जाता है। क्या है, ये एक अक्षर है, ये क्या है, ये एक अक्षर है, लेकिन ये वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो वर्ण अक्षर तो होते हैं, लेकिन क्या ये अक्षर पूरा का पूरा वर्ण हो सकता है, नहीं। तो सभी वर्ण अक्षर तो होते हैं, परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। तो हमारी ये तो पता चल गया है अब कि स्वर कितने होते हैं, 11। चलिए दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं अब स्वरों के प्रकार पर। तो आप कहोगे मैम स्वरों के प्रकार जो हैं वे तो हमारी किताबों में भी ऐसे ही लिखे होते हैं, ऐसे ही तो लिखे हुए होते हैं, पर क्या होता है हमें समझ में कुछ नहीं आता। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। ये कैसे शॉर्ट ट्रिक्स होगी कि हम इन्हें फटाफट अगर हमारा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो हम उनका आंसर दे सकें। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स जितनी जल्दी याद होती हैं उतनी ही जल्दी हम भूल भी जाते हैं। मैं भी ऐसी करती थी, पहले शॉर्ट ट्रिक्स याद करती थी, तो क्या होता था जब तक हमने याद की तब तक तो ठीक है, लेकिन पेपर में हम जब बैठे अगर वो ट्रिक ही हमारे माइंड में से गायब तो सब कुछ गायब। तो क्या है, सबसे इजी तरीका हमारा पढ़ने का यही होता है कि हम उसे उसके डीप कॉन्सेप्ट में पढ़ें। अगर हमने उसे एक बार उसे गहराइयों तक पढ़ लिया
तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स लेकर भी हम वहाँ पे अगर पेपरों में जाते हैं और अगर हमारे दिमाग से वो उतर भी गई और लेकिन हमने उसे अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो हम तब भी उसका आंसर जो होगा, तब भी उसका जवाब जो होगा वो बिल्कुल सही देकर आएंगे। तो हम अपनी जो स्वरों के प्रकार हैं, कौन से प्रकार होते हैं और वे कैसे कैसे होते हैं, इसका हम पूरा अच्छे से समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मात्रा व उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। जैसे कि कुछ वर्ण जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, कम समय लेते हैं, और कुछ वर्ण जब हम बोलते हैं वे ज़्यादा समय लेते हैं। इसका एक छोटा सा आप उदाहरण लेना चाहते हैं तो ए और आ के बीच में ले सकते हैं। अगर हमने बोला ए, तो ए तो बहुत जल्दी बोला गया, और हम बोलते हैं आ, अगर हम बोलते हैं आ तो आ हमारा ज़्यादा समय लेता है ना। तो उच्चारण जो हमने किया इसके समय के आधार पर, जिसमें समय लग रहा है उसके आधार पर हमने जो स्वरों हैं उनको बांटा है। ठीक है, ये हम आपको अच्छे से समझाएंगे, पूरा क्लियर करेंगे। अभी हम पहले उनकी हेडिंग्स पढ़ लेते हैं कि कितने भागों में स्वर के प्रकार विभाजित हैं। दूसरा क्या है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर जो हमारे होठ होते हैं, एक तो हमारी वृत्ताकार, अगर हम बोलते हैं ओ, जब हम ओ बोल रहे हैं तो हमारे होठ कैसे हो गए, गोल हो गए। जब हम ओ बोल रहे हैं, अगर हम ओ बोल रहे हैं तो हमारे होठ क्या हो गए, वृत्ताकार भी हो गए। और अगर हम कुछ और बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ई, तो हमारे होठ जो होठ हैं वृत्ताकार में नहीं आए। तो जो ओष्ठ की आकृति है उसके आधार पर हमने स्वरों को बांटा है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तीसरा आता है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जब हम कुछ भी कोई भी वर्ण बोल रहे हैं, कोई भी स्वर बोल रहे हैं, तो हमारी जीभ कभी तालव्य पे लगती है, कभी ओष्ठ पे लगती है, कभी दंत पे लगती है। तो इसमें भी हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 स्वर आते हैं। तो ये भी हम समझेंगे इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। अब चलते हैं हम तालु के आधार पर। तालव्य के आधार पर क्या होगा, तालव्य के आधार पर हमारे 4 आते हैं, संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्ध विवर्त। और आते हैं हमारे जाति के आधार पर। जाति के आधार पर सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। ठीक है, आज हमने यह सब पढ़ा। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। एक साथ हम इतना सारा पढ़ लेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा गहराई से हम समझेंगे तो हमारे सब समझ में आता जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अभ्यास। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अभ्यास। अगर हम समय समय पर हर चीज़ का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो हमारी पिछली वीडियोस हैं वे देखिए, उसके बाद आपको आज की हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे नहीं है कि हम एकदम वीडियो शुरू कर देते हैं। उससे हम क्या करते हैं कि पहले हम जो हमारी पिछली पहली वीडियो है उस क्लास का हम इस क्लास से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर जो हमारे नए दर्शक हैं वे अच्छे से हमारी वीडियो से, हमारी क्लास से जुड़ पाए। तो आज हमने स्वरों के प्रकार हमने जान लिए हैं कैसे कैसे हैं। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इनके अंदर कैसे कैसे कौन कौन से स्वर किस किस तरीके से आए हुए हैं। ये सब चीज़ हमें रटनी नहीं है, केवल हमें समझनी है। अगर हमारी एक बार ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो उसके बाद आपको हिंदी व्याकरण जो कि हर पेपर में आती है, अधिकतर सब पेपरों में, सब एग्ज़ाम में आती है, वो बहुत ही इजी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप किताब में से भी एक बार भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास, हमारी कक्षा पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।